नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। 87 का स्टॉक है, 6.5% के आसपास एक गिरावट हुई थी। स्टॉक ने अपना 111 के आसपास की लिस्टिंग थी और उसके नीचे आकर के 100 का जो एक सपोर्ट लेवल था, एक साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको ब्रेक डाउन किया और अब लगातार यहाँ पर गिरावट हो रही है। और हर रोज यहाँ पर ऑलमोस्ट जब भी गिरावट होती है 52 वीक लो बनता है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में कुछ खास कारण थे इन्वेस्ट करने के, और साथ ही बहुत ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर परेशान है कि क्या यहाँ पर रुकना है या निकल जाना है। इस वीडियो में उसी की चर्चा करेंगे कि गिरावट के पीछे के कारण क्या है। क्या इस हफ्ते में जो फॉल है, जो गिरावट की शुरुआत हुई है, वो जारी रहेगी या फिर इस हफ्ते में कोई रिकवरी की उम्मीद देखने को मिल रही है। सैटरडे को और संडे को किस तरह की खबरें आई हैं और उससे किस तरह का इम्पैक्ट बाजार में रहेगा। क्या एनटीपीसी के रिटेल इन्वेस्टर को खासतौर पर डरने की जरूरत है या रुके, निकले, खरीदे, क्या करना है, उसकी सबकी चर्चा करेंगे यहाँ पे डिटेल में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात बाजार की। बाजार की हालत खराब है, आपको पता है। मार्केट में ये फ्राइडे को वन ऑफ द लार्जेस्ट गिरावट हुई, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड में। 29 ईयर्स का ये जो रिकॉर्ड था हमारा, वो ब्रेक डाउन हुआ। 90 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ हमें लगभग 6 से 7 महीनों में, और टू बी प्रिसाइज 5 से 6 महीनों में। इसमें फरवरी का जो महीना रहा वो सबसे खराब गया है आपका। 29 वर्षों में सबसे खराब महीना रहा है आपका फरवरी का। $25 बिलियन के आसपास का नुकसान हमें अभी तक हुआ है, और जिसमें से $4 बिलियन की जो बिकवाली है वो इसी महीने में यानी फरवरी के मंथ में हुई है। अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। सबसे पहले जो खराब खबरें हैं उनको हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद अपन अच्छी खबरों की तरफ चलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाजार में हालात खराब है। साथ में अगर आप बात करें मार्केट की, तो मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। और बैंकिंग सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, ऑटो सेक्टर हो, या फिर कोई भी और सेक्टर आप देखेंगे तो वहां पर प्रेशर बना हुआ और लगातार वहां पर गिरावट का माहौल भी है। कोई भी ऐसा सेक्टर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, या कोई स्टॉक ऐसा नहीं दिख रहा है जहां पर आप ये कह सके कि यहाँ पर एक अच्छी रैली बन सकती है। तो खबरें अभी भी खराब है बाजार को लेकर के, अभी भी कोई बड़ी अच्छे संकेत नहीं देखने को मिल रहे। ऊपर से खबर आती है इस तरह की। तो प्रॉब्लम यहाँ पर हुई कि ट्रंप ने जेलेंस्की को बुलाया और वहां पर उनकी काफी बेइज्जती वगैरह हुई। तो वो खबर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो मैं शॉर्ट में कवर अप कर देता हूँ कि ट्रंप जो है वो यूक्रेन और रशिया का भारत मिलाप करवाना चाह रहे थे, और वो हुआ नहीं। यूक्रेन को उन्होंने दबाने की कोशिश की, प्रेशराइज करने की कोशिश की, और उसको काफी, जो जेलेंस्की साहब हैं उनको काफी बेइज्जत करने की कोशिश की। बट इन्होंने काफी अच्छे तरीके से हैंडल करा। हालांकि अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं और अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं वो भी ट्रंप के इस बर्ताव से काफी नाराज देखने को मिले, और उन्होंने ऑनलाइन आकर के, जिस भी माध्यम से वो हो सकता था, आकर के उन्होंने ट्रंप को काफी क्रिटिसाइज भी किया। वहां की इवन मीडिया ने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को काफी क्रिटिसाइज किया, उनके यूक्रेनियन प्रेसिडेंट की तरफ जो बर्ताव रहा उसको देखते हुए। अंत में ये हुआ कि व्लादिमीर जो व्लादिमीर जेलेंस्की जो है उनको व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया, और उनकी और उनकी टीम को निकाल दिया गया वहां से। कुछ भी फैसला नहीं हो पाया। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यूएस का जो सपोर्ट है वो ज्यादातर रशिया की तरफ देखने को मिला, और उन्होंने रशिया को लेकर के कोई भी अपमानजनक बात, कोई भी नेगेटिव चीज नहीं बोली, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया उन्होंने रशिया को लेकर के। तो साफ तौर पे यहाँ पे ये हफ्ता जो है वो इस डिबेट में निकलेगा, और जो ग्लोबल संकेत हैं, ग्लोबल जो सिनारियो है वो थोड़े से नेगेटिव है, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजार में देखने को मिलेगा, और वो काफी नेगेटिव संकेत दे रहे हैं इस समय पर। तो उसका एक बड़ी प्रॉब्लम आपको बाजार में देखने को मिलेगी। तो मार्केट के ऊपर थोड़ा प्रेशर तो रहने वाला है। ग्लोबल स्लो डाउन है, आप जानते ही हैं, और अगर यूएस मार्केट में प्रेशर रहेगा तो भारतीय बाजारों पर उसका रेपरकशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, वो दूसरी चीज है। तो मार्केट के नजरिए से मैं बात करूं तो हाँ, ये चीज है, खबरें नेगेटिव जरूर है। बट क्योंकि फ्राइडे को इतनी बड़ी गिरावट आई है तो मंडे को मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर थोड़ी रिकवरी के संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। मंडे और ट्यूसडे हो सकता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर बाइंग आए और वो रिकवर करे बाजार आपका। तो ऐसे में जब मंडे और ट्यूसडे को रिकवर होता है तो जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी है यहाँ पर क्या करना है। देखिए, दो बड़ी खबरें हैं। पहला तो 300 मेगावाट के आसपास का इन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट था राजस्थान में वो स्टार्ट किया है। अभी खबर आई है आज ही के दिन, आप जाके गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में पैसा लगाया है आपने, तो आपने सोच के लगाया है कि फ्यूचरिस्टिक कंपनी है भैया, मैं तो फ्यूचर तक रुकूंगा, एंड टुडे इज नॉट द फ्यूचर। तो जब आपकी जो ग्रीन एनर्जी की है, और आपको पता ही है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो सोलर में भी काम करती है, दे आर ऑल्सो इन विंड एनर्जी, दे आर ऑल्सो इन हाइड्रो पावर और हाइड्रोजन। हाइड्रो पावर और हाइड्रोजन अलग अलग है, बट वो दोनों में ही काम करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन में भी काम कर रहे हैं ये। तो मोटा मोटा अगर आप देखेंगे ना तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है वो ओवरऑल सभी आयामों को हैंडल करती है और सभी में कामकाज कर रही है। और इनके पास एक बड़ा ऑर्डर भी है, 16,000 मेगावाट के आसपास का ऑर्डर है इनके पास ऑलरेडी, जिसको ये लगभग 40% के आसपास ये पूरा कर रहे हैं, कर चुके हैं ऑलमोस्ट आपका। और उसके साथ साथ मतलब जो प्लांट है वो लगा चुके हैं, और जो बाकी का है वो उसमें लगातार कार्यरत है। जैसा मैंने बताया 300 मेगावाट के आसपास का जो प्लांट था वो जाकर के अभी राजस्थान में स्टार्ट किया है।
तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो खबरें इस फ्रंट से भी अच्छी आ रही है। हालांकि अभी के लिए मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रेशर है और उसका प्रेशर जो है वो आगे आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। अब बात चार्ट की करें तो 111 के आसपास की लिस्टिंग थी, उसके बाद लगातार तेजी में रहा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी बाय किया और अब जब लगातार गिरावट हो रही है तो प्रॉब्लम सभी के लिए है। अच्छी बात ये है, अच्छी बात गिरावट में भी अच्छी बात ये है कि स्टॉक आपका आरएसआई 17 पॉइंट्स का बना चुका है डेली चार्ट पैटर्न पर। तो मंडे और ट्यूसडे और मे बी वेडनेसडे को भी थोड़ा बहुत रिकवरी के संकेत यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी है तो बहुत ज्यादा बिकवाली की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। लॉक इन पीरियड खत्म हुआ, वो एक बड़ा कारण था गिरावट का, साथ में बाजार का फॉल था तो वो एक बड़ा कारण था गिरावट का। ग्लोबल सिनेरियो अच्छे नहीं है तो वहां से भी गिरावट के संकेत आए। एफआईआई जो है वो बहुत ज्यादा इसमें स्टेक लेकर के नहीं बैठे, तो एफआईआई की तरफ से आपको डरने की बात नहीं है कि एफआईआई क्या करेंगे। एफआईआई ने जितना बाय किया था नवंबर में उतना ही उनका स्टेक दिसंबर में भी रहा। सेम म्यूचुअल फंड के लिए भी, म्यूचुअल फंड का भी जो स्टेक था वो सिमिलर रहा, कोई कमी नहीं है इसमें। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा जो स्टेक है वो अभी तक तो 89%, 90%, 89% के करीब का जो स्टेक है वो एनटीपीसी के पास ही है। 11% के आसपास बाहरी लोगों के पास है, जिसमें से 1%, 1.5% तो एलआईसी के पास है और 2%, 2.5% एफआईआई के पास है और इतना ही 3.5%, 2.5% के आसपास का 3% में भी यहाँ पर आपका म्यूचुअल फंड के पास है। तो 5%, 6% तो आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है, 1.5% एलआईसी के पास, जो कि इसी में ऐड करके आप 7%, 8% के आसपास चला जाएगा, 3-4% रिटेल के पास है। वहां से भी बहुत हैमरिंग होने की डर मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि वहां से भी बहुत ज्यादा गिरावट या बहुत ज्यादा बिकवाली वहां से रिटेल की तरफ से आएगी। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को चार्ट को भी देखते हुए भी, खबरों को देखते हुए भी, बाजार को देखते हुए मुझे लगता है कि रिकवरी के संकेत यहाँ पर बन रहे हैं। मे भी बाजार में यहाँ पे मंडे ट्यूसडे बाजार में ना सही तो बट एनटीपीसी में रिकवरी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि स्टॉपेज यहाँ पर आ सकता है। 80 के आसपास का एक लेवल अच्छा देखने को मिल रहा है, 80, 85 के बीच का। यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट अगर बनता है तो वो अच्छी बात रहेगी, बट अभी जो स्वीट स्पॉट होता है स्टॉक के लिए वो इसमें नहीं है। एनटीपीसी अपने अच्छे स्पॉट में तभी होगा जब ये 100 के ऊपर कामकाज करे, तभी ये एक अच्छा स्टॉक माना जाएगा। क्योंकि इस पॉइंट पर कहां तक गिरावट हो सकती है, बाजार का प्रेशर फिर आएगा मंडे के बाद, ट्यूसडे के बाद, तो ये दोबारा से अपने लेवल्स पर आ सकता है, दोबारा से गिरावट इसमें जारी हो सकती है। अभी ये सेफ जोन में नहीं है। मंडे ट्यूसडे रिकवरी के संकेत जरूर हैं इसमें, बट वो लॉन्ग टर्म सस्टेन करेगा या नहीं करेगा ये डिपेंड करेगा बाजार पर। बहुत ज्यादा चीजें हैं जो बाजार के कंट्रोल में है, स्टॉक के कंट्रोल में, कंपनी के कंट्रोल में बहुत ही कम चीजें हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अभी तक बताई जा रही है। जो भी टीवी के महागुरु हैं या फिर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट आ रही है इसको लेकर के, उसमें अभी तक होल्ड की ही रणनीति है। एक सिंपल चीज आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ग्रीन एनर्जी में अगर आपने निवेश किया है तो ग्रीन एनर्जी इज नॉट फॉर द टुडे। 1 साल 2 साल भी नहीं, आपको 5 साल 10 साल का इसमें टाइम फ्रेम लेकर के चलना पड़ेगा जब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी वो काम करेगी जिसके लिए इसको बनाया गया है। ठीक है ना, 16,000 मेगावाट का अगर प्रोजेक्ट इनके पास है, दैट डजंट मीन कि ये अगले 5 सालों में ही पूरा कर देंगे या अगले 2 सालों में पूरा कर देंगे। और भी ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट इनके पास आएगा करने के लिए। गीगावाट का भी इनके पास अभी ये 16,000 मेगावाट है, ये गीगावाट में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास 2030 तक पूरा हमें लगभग आधी जो अपनी एनर्जी है वो रिन्यूएबल से आनी चाहिए, तो वो हमारा गोल है। तो सरकारी कंपनीज के पास ही वो बड़ा टारगेट है जो उसको पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी काफी अच्छा कामकाज करने वाली है। रिटेल को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, सभी को फायदा होगा। बट आज के लिए मेरा मानना है कि थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम है, और वो उसके पीछे का जो रीजन है वो ग्लोबल सिनेरियो हो सकता है, एफआईआई की बिकवाली हो सकती है, मार्केट का प्रेशर हो सकता है, ये सभी चीजें हैं। तो साथ में थोड़ा सा यहाँ वेट एंड वॉच की रणनीति रखेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, बाजार को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। ये वीडियो बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेड नहीं थी, तो उसको उस तरह से मत लेना है। जस्ट एनालिसिस पार्ट, क्या होगा क्या नहीं होगा, ब्रोकरेज की रिपोर्ट क्या कहती है उसको हमने बताया, यहाँ पे कवर किया है। आपको क्या लगता है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी में कितना पैसा लगाया है, कितना लॉस हुआ है, कमेंट करना। किसी और स्टॉक में फंसे हुए हो तो कमेंट करना, उससे वीडियो करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड कोई भी बदलाव करने से पहले, खरीदने से पहले, बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर ले, ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। थैंक यू अगेन।